जो आपका और हम लोग फंक्शन में डोमेन और रेंज निकालना सीख रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चंस को करा दिया था जो आसानी से हो रहे थे और उसमें हमने जिक्र भी किया था कि और अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए हम लोगों को वेवी कर्व मेथड एक स्पेशल टाइप का इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है, हमें उसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग कुछ और अच्छे सवालों में जो रेंज निकालना है वो हम सीख पाएंगे। तो देखिए, जिसमें आसान जो था, जो आसानी से लग जा रहा था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसमें अगर हमें y बराबर fx कोई फंक्शन दिया था, y बराबर fx कोई भी फंक्शन दिया था, कोई भी कह लें एक्सप्रेशन दिया था x और y में, फंक्शन ना कहें, तो इसका अगर डोमेन पूछता था तो हमारा तरीका क्या होता था बच्चों? अगर डोमेन पूछता है तो इसका डिफिनीशन क्या था कि वो x की वैल्यूज़ जिसके लिए जो y की वैल्यू है वो फाइनाइट हो, y की जो वैल्यू है वो फाइनाइट हो, तो ऐसे x की वैल्यूज़ का जो कलेक्शन होता है वो डोमेन कहलाता है। और रेंज की जब हम लोग बात करते थे तो जस्ट x और y का जो रोल है उसको इंटरचेंज कर देते थे। अब क्या कहते थे कि y की वैल्यूज़ का वो कलेक्शन जिसके लिए जो x हो वो फाइनाइट हो। ठीक, तो डोमेन निकालने के लिए y की वैल्यू x के टर्म में हमें पता होनी चाहिए। ठीक, और रेंज निकालने के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म में पता होनी चाहिए। तो इनको आपस में चेंज करना हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आसानी से निकाल लेते थे। ठीक, लेकिन हमेशा अब जैसे ये चीज़ आसानी से हमेशा नहीं निकलती है, इसमें कभी कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता है। भाई y x के टर्म में दिया है, ठीक है, तो आप डोमेन की आसानी से बात कर पाते हैं, आसानी से आप x वैल्यूज़ को चेक कर पाते हैं। लेकिन अब मान लीजिए x की वैल्यू y के टर्म में निकालना होगा रेंज के लिए, तो कभी कभी लीनियर होगा तो आसानी से निकल जाएगा, तब आसानी से रेंज भी आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, किल्टिक हो गया ना, बाई क्वाड्रेटिक हो गया, तो ऐसे केसेस में जो x की वैल्यू है y के टर्म में थोड़ा सा कठिन हो जाती है निकालना। तो वहाँ पर एक स्पेशल ट्रिक काम करता है, स्पेशल मेथड काम करता है, जिसको हम लोग वेवी कर्व मेथड कहते हैं। वेवी कर्व मेथड कहते हैं। तो पहले हम लोग वेवी कर्व मेथड को समझेंगे क्या होता है, उसके बाद फिर से हम रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं वेवी कर्व मेथड है क्या। अब ये वेव से बना है वेवी, तो कुछ वेव का कंसेप्ट यहाँ आएगा। वेवी कर्व मेथड बहुत आसान सा है, आराम से देखिएगा इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। हम लोग कई क्वेश्चंस लगाएंगे, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तब भी क्वेश्चंस को लगाते हुए हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक, अब वेवी कर्व मेथड इनइक्वलिटी के लिए काम करता है। इनइक्वलिटी जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक, इसको इनइक्वलिटी के लिए अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, मान लीजिए px qx, मान लीजिए rx hx, ऐसे कोई फंक्शन बना हुआ है, x के फंक्शंस हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है कब 0 या 0 से बड़ा होगा, या हमें पता करना है कब 0 या 0 से छोटा होगा। ठीक, तो इनइक्वलिटी के केस में हमें ये मेथड अप्लाई होगा। इक्वलिटी होती तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब आसानी से जैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है हम ऐसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी आ गई, अब आसानी से हम जैसे सिंपली कर लेते हैं वो काम हमारा मेथड नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग वेवी कर्व मेथड अप्लाई करते हैं, और इसको अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वही हमें सीखना है। देखिए, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है px qx डिवाइडेड बाई rx hx, इन जनरल हमने कुछ भी ले लिया है। इसमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमें पता करना है कि कब ये 0 0 से बड़ा होगा, कब या 0 से छोटा होगा। ठीक, दोनों केस के हम साइमल्टेनियसली एक साथ बात कर लेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि px जितने भी ये फैक्टर हैं सब लीनियर हों, px qx rx hx ये सब क्या हो, सब लीनियर फैक्टर हों। मीन्स जो वेरिएबल x की जो पावर है वो 1 हो। बात ठीक है, फैक्टर्स जो हो वो लीनियर हो। और दूसरा जो इसेंशियल चीज़ है कि वो x के जो कोफिशिएंट हैं, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स जैसे -2x -3x ऐसा नहीं आना चाहिए, 2x 3x। तो अगर नेगेटिव रहता है लीनियर फैक्टर में तो उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक, अब तीसरा जो स्टेप होता है बच्चों, हम सारे
फैक्टर्स को ज़ीरो के बराबर करते हैं, सारे फैक्टर्स को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, सबको ज़ीरो के बराबर करते हैं। इनको स्टेप्स को आपको ऐसे ही लिख लेना है। अभी कैसे अप्लाई होगा हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। सबको ज़ीरो के बराबर करेंगे तो हर जगह से x की कुछ वैल्यू आएगी। मान लीजिए यहाँ से x की वैल्यू a आ गई, मान लेते हैं, कुछ तो आएगा ही। यहाँ से मान लेते हैं x की वैल्यू b आ गई, यहाँ से मान लेते हैं x की वैल्यू c आ गई, और यहाँ से मान लेते हैं x की वैल्यू d आ गई। ए बी सी डी हमें 4 वैल्यूज़ मिल गई ज़ीरो के बराबर करने पर सभी फैक्टर्स को। तो जैसे ही ए बी सी डी मिल गई वैल्यू, हम इसको रियल लाइन पे दिखाएंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मान लीजिए ए बी सी डी है, तुरंत उसको हम रियल लाइन पे लिख देंगे। अब बस यही काम हो गया। अब जैसे ही हम इसको ए बी सी डी को रियल लाइन पे लिखेंगे तो देखिए जो सबसे राइट वाला पार्ट होगा, सबसे राइटेस्ट पार्ट, वो वहाँ पर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है। इसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव आता जाता है। पॉजिटिव से शुरू करना है राइट हैंड साइड से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हमें चेक करते चला जाना है। मीन्स पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जब डी से बड़ा होगा x तो ये हमारा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होगा। जब ए और सी के बीच में होगा, बी और सी के बीच में होगा, तब हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। ए से छोटा होगा तब हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। एंड सेम फॉर नेगेटिव, ए और बी के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा, सी डी के बीच में होगा तो नेगेटिव होगा। तो बस आपको ये स्टेप्स जैसे ही इन इक्वेशंस दिए हों इनको अप्लाई करना होगा और आप आसानी से इन चीज़ों को निकाल के रख देंगे। ठीक, अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लूँगा छोटा सा और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इनका प्रैक्टिकल कैसे हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं। अब ये रेंज निकालने में बहुत मदद करते हैं, और जब रेंज हम निकाल पाएंगे तभी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पर आ पाएंगे, क्योंकि उसमें एक होता है ऑनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन सर्जेक्टिव तभी होता है जब उसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर आ जाए। अब जब रेंज निकालना ही नहीं आएगा तो हम उसको कैसे कोडोमेन के बराबर जानेंगे है कि नहीं है। तो रेंज निकालना एक इसेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। इसीलिए पहले हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर आने से पहले हम लोग पहले इन चीज़ों पर बात कर ले रहे हैं कि कोडोमेन, रेंज, डोमेन, इन सब को कैसे निकाला जाए। ठीक, उसके लिए जितने भी इसेंशियल टूल्स हैं उसको हम लोग पहले डेवलप कर ले रहे हैं। जैसे देखिए एक सवाल है, y = x अपॉन 1 + x², ये है। इसका हमें डोमेन बताना है और इसी का हमें रेंज बताना है। दोनों चीज़ों पर हमें बात करनी है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन के लिए हमने क्या कहा था कि x की वो वैल्यू जिनके लिए जो y की वैल्यु है वो फाइनाइट है। ठीक, अब ये y जो है वो कब इनफाइनाइट होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए। यही समस्या होती है। क्या 1 + x² कभी 0 हो पाएगा? भाई आप सीधे से जानिए, जो x² है ये 0 या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है या न्यूट्रल हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो भैया ये क्या हो जाएगा, > 1, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है कभी भी 0 नहीं होगा। 1 + x² कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा। तो x हम कुछ भी लें, y कभी भी इनफाइनाइट या इनडिटर्मिनेट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन है इस फंक्शन का वो पूरा R हो जाएगा। डोमेन पूरा R हो जाएगा, क्योंकि कोई भी x हो, 1 + x² कभी भी 0 नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब रेंज पर आते हैं। रेंज के लिए हमने आपको कहा था कि x की वैल्यूज को y के टर्म में निकालना होता है। डोमेन के लिए y की वैल्यू x के टर्म में तो दिया ही है, वहां पे कुछ नहीं करना है। रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू y के टर्म में निकालना होता है, और जो काम हम y के लिए करते हैं वही काम यहाँ पे x के लिए करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिल जाएगा, yx² माइनस x को इधर भेज दिए हैं, और प्लस y = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जैसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -b की वैल्यू -1 है, मतलब 1 ± √b² -4ac मतलब
4y इंटू वाई अपॉन 2a मीन्स 2y। x की ये वैल्यू मिली। अब देखिए जो बात हमने की थी कि हमेशा ही x की आसान वैल्यू नहीं मिलेगी कि आप आसानी से उसको बता दें कि कौन सी वैल्यू y की है जिसके लिए x फाइनाइट हो। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ सकते हैं और ऐसे केसेस में वेवी कर्व मेथड हमारा मदद करेगा। देखिए कैसे करेगा। अब इसको फाइनाइट होना है, बात को समझिएगा, और रियल होना है क्योंकि मैप हम लोग r से r में ही समझेंगे, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये जो x है वो किस केस में फाइनाइट होगा, जब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी हो, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी लिखी होती है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, दिस विल इम्प्लाई कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी है 1 माइनस 4y², इसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए अगर y 0 हो गया डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसके साथ ही एक और कंडीशन है कि y को 0 नहीं होना है, y को 0 नहीं होना है। ठीक, इस तरह से आपको कंडीशंस को ध्यान देना है, इस तरह से। अब देखिए सारा खेल अब शुरू होगा। अब ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2y इंटू 1 माइनस 2y। इसको 0 या 0 से बड़ा होना है, y को 0 नहीं होना है। अब ये देखिए px qx rx hx 0 हो गया, नीचे वाले टर्म्स 1 1 हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा था पहला स्टेप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करने का, कि जो y है या जो x है, जो वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 2y + 1, और माइनस जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ की इसको 2y - 1 बना देगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो अब ये कंडीशन जहाँ पर सेटिस्फाइड होगी वही हमारा रेंज बन जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या था कि सारे लीनियर फैक्टर्स को हम 0 के बराबर करते थे। इसको भी 0 के बराबर करिए, इसको भी 0 के बराबर करिए। इसको 0 के बराबर करेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, -1/2। इसको 0 के बराबर करेंगे y बराबर 1/2 मिल जाएगा, और y को 0 नहीं होना है। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई। अब जैसे ही हमने कहा कि x वैल्यूज मिलेंगी या y वैल्यूज मिलेंगी, जो वैल्यू मिलेगी उसको हम रियल लाइन पर दिखाएंगे। फट से एक रियल लाइन बना दीजिए। इसमें मान लीजिए -1/2 यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं 0 है, और यहाँ कहीं 1/2 है। ठीक, ये ऐसे पार्ट्स में टूट गया रियल लाइन। हमने कहा था राइटेस्ट वाला पॉजिटिव होगा, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। हमें क्या चेक करना है, कब नेगेटिव होगा, <= 0। तो देखिए नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, नहीं है, सही। तो इन रीजन्स में जो होंगे यहाँ से यहाँ में, वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात क्लियर है, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां देखिए वेवी कर्व मेथड बहुत मदद किया। अगर ये ना पता होता तो एस्टिमेट इसका करना बहुत ही कठिन काम था। चलिए, और अगर मान लीजिए आपको वेवी कर्व मेथड भूल जाता है, फिर भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग और लगाएं तो आप बता सकते हैं। देखिए क्या था यहाँ पे, 1 - 4y² ≥ 0। ठीक, और y क्या था, y ≠ 0। ये कंडीशन था हमारे पास। अगर हम प्रयास करें बिना वेवी कर्व मेथड के करने के, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट 4y² इधर जाएगा, <= 1, y ≠ 0। जो सवाल था उसको भी आप लिख रहिए, x/1 + x²। ये था, ठीक है। अब यहाँ से y² क्या हो जाएगा, <= 1/4, y ≠ 0। अब y जो है वो वैल्यू है जिसका हम स्क्वायर करें तो 1/4 से ज़्यादा ना हो। तो आप देखिए रियल लाइन में अगर हम -1/2 से 1/2 इनके बीच में कोई भी नंबर ले, उसका स्क्वायर करें तो हमेशा वो 1/4 तक ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ये होगा और इसका स्क्वायर क्या है, 1/4।
बात ठीक। तो यहाँ तक कोई भी नंबर लेंगे उसका स्क्वायर 1/4 से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब y क्या है, y कहाँ बिलोंग करेगा, -1/2 से 1/2, और y 0 नहीं होगा। तो ये इसका रेंज हो जाएगा, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन हमें ये मिल रही है कि y 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये वास्तव में है? अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें, क्योंकि इसका डोमेन तो पूरा पूरा r है, मीन्स x जो है वो r में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो x 0 भी ले सकता है। जैसे ही 0 रखेंगे y क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब रेंज में 0 आएगा, तो इस कंडीशन का कोई भी मतलब नहीं निकला। तो रेंज क्या हो जाएगा, -1/2 से 1/2। बात क्लियर? चलिए और सवाल करते हैं और थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी, और क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्टी हुई हो, अभी और सवाल लगाएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। x - 1/x² + 1, चलिए इसका निकालते हैं, सेम ही टाइप का है। x - 1/x² + 1, इसका भी डोमेन रेंज आपको बताना है। तो डोमेन तो आपको दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, पूरा पूरा r आ जाएगा। इसके विषय में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। बात करते हैं रेंज की, रेंज इसमें बढ़िया है। अब रेंज के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं, क्या मिल जाएगा, yx² + y बराबर x - 1, मीन्स yx² - x + y + 1 बराबर 0। सबको एक साइड कर लिया है। अब ये जो इक्वेशन बना x में क्वाड्रेटिक बना, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या धराचार्य फार्मूला x बराबर क्या आ जाएगा, -b + √b² - 4ac/2a। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा माइनर चेक करिएगा, कैलकुलेशन में समस्या हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, x² y + y बराबर x - 1, सबको एक साइड कर लिया, yx² - x, फिर y पहले से ही था, ये -1 था, उधर आके +1 हो गया बराबर 0। फिर यहाँ धराचार्य फार्मूला लगा दिया। ठीक, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं अंदर अंदर। x बराबर क्या आ गया, 1 ± √1 - अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y² - 4y अपॉन 2y। बात ठीक बच्चों? चलिए अब फिर से वही कंडीशन, y की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए x फाइनाइट हो, रियल हो। तो सबसे पहली बात, y यहां से नॉन जीरो आएगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा, और नीचे से क्या कंडीशन आ रही है कि y 0 ना हो। अब हो सकता है बाद में इसका कोई सिग्निफिकेंस ना रहे, वो हम बाद में चेक करेंगे, अभी लेके चलते हैं। अब यहां से जो y का रेंज आएगा वही हमारे फंक्शन का भी रेंज हो जाएगा, y की जो वैल्यूज पॉसिबल होंगी। तो देखिए, इसको हमें लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, बात ठीक। चलिए 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाएगा, डील करना आसान होगा। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो y² + y - 1/4, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस आर इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको लेके चलते रहेंगे, बाद में हटाना है कि नहीं हटाना है इस पर बाद में चर्चा होगी। ठीक, ये कंडीशन यहाँ से आई। अब देखिए, इसको हमें लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। क्या करें, इसको हम बना दें परफेक्ट स्क्वायर से कर लेते हैं। देख, ठीक, जो तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का वो क्या होता है बच्चों, जो वेरिएबल का y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, उसका हाफ करेंगे, फिर उसी का स्क्वायर जोड़ेंगे, उसी का स्क्वायर घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, कोफिशिएंट 1 है, हाफ करेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो इसमें 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे, और ये पहले से -1/4 हमारे पास था ही। लेस आर इक्वल टू 0,
वाई नॉट इक्वल टू 0। ये सब प्रोसीजर्स हैं, 2-3 सवाल 4 सवाल अभी लगाएंगे तो आप अपने आप समझ में तेज़ी से आने लगेगा। बस आपको लिखते जाना है, समझते जाना है, बात को समझिए। अब ये इतना मिलके होल स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे, y + 1/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे, और ये क्या बन जाएगा -1/2 लेस आर इक्वल 0, और ये चलता रहेगा y नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से समझिएगा। आप बस आने ही वाला है थोड़ा और कैलकुलेशन। अब देखिए, अब यहां पर a² - b² का फार्मूला लगा दीजिए। भाई ये 1/2 है, इसको हम 1/√2 का होल स्क्वायर की तरह भी देख सकते हैं। ठीक, a² - b², तो क्या होता है, ये पूरा a ये b, तो a + b × a - b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a मतलब y + 1/2 प्लस a, और यही -1/2 एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 0, और y नॉट इक्वल टू 0, इसको भी आपको लिखते चलना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। ठीक, अब ये लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, y + समथिंग y - समथिंग। अब क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड में लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हमें y बराबर क्या मिलेगा, -1/2 + 1/√2, पूरा माइनस में मिलेगा, और यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2 - 1/2। ठीक, इधर आएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, आपको दिख ही रहा होगा कि ये वैल्यू बड़ी है, तो इनको हम रियल लाइन पर दिखाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 मान लेते हैं, यहाँ पर -1/√2, और यहाँ पर -1/2 + 1/√2, तो ये प्लस होगा राइटेस्ट पार्ट, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें क्या चेक करना था कि कहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारे फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या आ जाएगा, -1/2 - 1/√2 और -1/2 + 1/√2। भाई यही है ना, इनकी वैल्यूज, y की वैल्यू इसमें कहीं भी हो सकती है, तो वही y का जो रेंज होगा वही हमारे फंक्शन का रेंज होगा। बात सही है। तो वेवी कर्व मेथड आपको बार बार अप्लाई करना है। चलिए अभी और भी क्वेश्चन करके देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस आपके ऊपर लेवल कराए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आपके काम आएंगे आगे भी कंपटीशंस में, तो आप इन सब को करिए। ठीक, चलिए और देखते हैं। अब आपने मॉडुलस फंक्शन का नाम सुना होगा। ठीक, देखते हैं क्या होता है मॉडुलस फंक्शन, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, फिर उस प्रकार के फंक्शन में भी डोमेन रेंज निकालने का क्वेश्चन बनता है। तो पहले मॉडुलस फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। विद ग्राफ मॉडुलस फंक्शन, आपने ये एक्सप्रेशन देखा होगा। मान लीजिए कि एफ आर से आर में है कोई मैप ना, ये मॉडुलस फंक्शन तब होता है जब जो एफ एक्स हो वो मॉड एक्स के बराबर हो। अब इस मॉड एक्स का क्या मतलब होता है कि जो मॉड एक्स है वो एक्स के ही बराबर हो जाएगा अगर एक्स हमारा 0 या 0 से बड़ा है। मीन्स अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स बराबर एक्स, और अगर एक्स नेगेटिव है तो जो एक्स है वो -x के बराबर आ जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें 2 निकालना है, मॉड 2, तो ये 2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हमें -mod 2 निकालना होता तो x हमारा नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और आगे आ जाता, तो -(-2) मतलब 2। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं देख के कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता, वो नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफाइंड है वो तो सारे x के लिए डिफाइंड है,
यहाँ पर हम कुछ भी x रख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डोमेन है वो पूरा पूरा R है। x कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो रेंज है यहाँ पर अगर fx बराबर मॉड x डिफाइंड है, रेंज में नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 आएगा और 0 के बाद सारे पॉजिटिव आएंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी, या इसी को हम पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 भी कहते हैं। ठीक, नोटेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ठीक है। अब ये अभी बताने में बहुत हमें मदद करेगी कि ये फंक्शन ऑन टू होता है कि नहीं होता है, 1 1 होता है कि नहीं होता है। बात क्लियर है? चलिए अब इसकी थोड़ा प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की, ये किन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक, और अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें तो आप सभी को पता हो, क्लास 11th में ही बता दिया जाता है कि x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ग्राफ भी बढ़ता जाएगा, और x जब नेगेटिव लेते हैं तो उसको भी वो पॉजिटिव बना देता है, तो ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक, ये मॉड x का ग्राफ होता है, y बराबर मॉड x। ये ओरिजिन होता है हमारा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक बात है। चलिए अब इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो अभी हमने इसका बेसिक डेफिनेशन आपको बताया कि जो मॉड x है वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा अगर x क्या हो, 0 या 0 से बड़ा हो, और ये माइनस x के बराबर होगा अगर x नेगेटिव हो। ये चीज़ हमने देखा। ठीक, अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं मॉड a माइनस बी, कुछ भी ऐसे मॉड a माइनस बी। ठीक, तो मॉड a माइनस बी बराबर किसके होगा, a माइनस बी के ही बराबर होगा अगर जो a है वो b से बड़ा हो या बराबर हो। यही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। a b के बराबर होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो उसी के बराबर हो जाएगा। सेम ही चीज़ है। अब अगर a जो है वो b से छोटा हो जाए तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो एक बार और माइनस लगा देंगे तो a माइनस बी, और इसी को देखेंगे तो b माइनस a हो जाएगा। क्लियर? यही चीज़ है दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज़ें को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, चलिए ऐसे मैं आपसे इसे मैं और बना लेता हूँ। कंप्यूटेशन करना है, हमें सीखना है। मान लीजिए ऐसे दिया हो मॉड x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हो। देखते हैं ये क्या होगा। भाई मॉड बाय डेफिनेशन ये इसी के बराबर हो जाएगा यदि क्या हो, जो x स्क्वायर हो 1 या 1 से बड़ा हो, मीन्स जो अंदर की क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो, तो इसी के बराबर आ जाएगा। अगर x स्क्वायर 1 से छोटा हो जाए, x स्क्वायर 1 से छोटा हो जाए तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जैसे b माइनस ए हो गया था। ये a माइनस बी, ये b माइनस ए। ठीक, अब देखिए इसमें और कंडीशन हम लोग लगाते हैं। भाई इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा, जब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 या 0 से बड़ा हो। बात यही तो है भाई, अगर इसमें कनेक्ट कर दें। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 से छोटा हो। ठीक, देखिए और कैसे तोड़ते हैं। अब ये सब कंप्यूटेशन है, मॉड के साथ आपका कंप्यूटेशन आप बढ़िया से कर लें, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूँ, इसका फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ से और इसको हम तोड़ सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर कब आएगा, जब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 0 या 0 से छोटा हो, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब x प्लस 1 एक्स माइनस 1 बड़ा हो, ठीक है, ग्रेटर, ये 0 से छोटा हो। सारी बातें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बस लिखने का तरीका बदल जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए ना, इसीलिए मैं यहाँ तक लाया। क्या करते हैं, फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं, 1 मिलेगा माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ना। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा, जब जो x हो वो यहाँ हो, यहाँ हो, मतलब जो x हो वो 1 या 1 से बड़ा हो, यहाँ पर 1 या 1 से बड़ा हो, या x जो है वो माइनस 1 या से छोटा हो। इसके इधर मतलब माइनस 1 से छोटा। तो ये चीज़ कब आएगी, जब x 1 से बड़ा हो या माइनस 1 से छोटा हो। और वही चीज़ यहाँ आ जाएगी नेगेटिव, जब माइनस 1 और 1 के बीच में हो।
जब x जो हो -1 और 1 के बीच में हो। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करने के लिए हमने बताया, ताकि आप जैसे मॉड से रिलेटेड आगे मान लीजिए उसमें कुछ कैलकुलेशन हमें करना पड़ रहा है तो कैसे उसको करेंगे, इसीलिए छोटा सा डेमो आपको दे दिया। अब देखिए मॉड की एक और ख़ास बात, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए रियल लाइन है, यहाँ पर -1 और 1 है, ठीक, यहाँ पर 0 होगा बीच में कहीं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी x ले इनके बीच में 0 से 1 के बीच में, तो वो पॉजिटिव है तो मॉड x जो होगा वो 1 से कम ही होगा, वो 1 से कम ही होगा। और अगर हम यहाँ पर कोई x लेते हैं -1 और 0 के बीच में, तो उसका भी मॉड 1 से कम ही होगा। भाई मान लीजिए -1/2 ले लें, कुछ भी ले लें, तो -1/2 का मॉड +1/2 मीन्स 0.5, तब भी वो 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दे दिया जाए कि मॉड x <1, तो x जो होगा वो 1 और -1 के बीच में होगा। अगर यहां इक्वलिटी लगी होती तो 1 हो सकता है, तो इक्वलिटी आ जाती है। बात सही है। ऐसे ही अगर x हमारा -2 से 2 के बीच में हो, तो मॉड x क्या रहेगा, 2 या 2 से छोटा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो 2 और -2 के बीच में है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं, इसको आपको नोट डाउन करना होगा, कि अगर मॉड x <k दिया है, मॉड x k दिया है, तो जो x होगा वो k और -k के बीच में होगा। और अगर मॉड x < k दिया है, तो जो x होगा -k और k के बीच में होगा। यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी आ गई क्योंकि यहाँ नहीं था, यहाँ। ये बात क्लियर है। चलिए, ये तो लेस वाला केस है, लेस या लेस आर इक्वल। क्या हो अगर ग्रेटर की बात करें, इस चीज़ को नोट डाउन करके अब ग्रेटर वाला हम लोग समझेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल लेके। ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ठीक। अभी देखिए हम लोग ग्रेटर वाला समझेंगे कि जब मॉड x k से बड़ा हो तब x कहाँ से कहाँ होगा, इस बात को भी समझना है। ये लेस वाला तो क्लियर है। आइए ग्रेटर वाला देखते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक। मान लीजिए हमें दिया है कि मॉड x < 1। छोटा सा एग्जांपल लेके समझेंगे तो अभी जनरलाइज कर देंगे। यहाँ कहीं 1 है और मान लीजिए यहाँ कहीं -1 है। अब देखिए ये ग्रेटर की बात हो रही, इक्वलिटी नहीं लगी है, उसकी बात फिर से करेंगे। तो x के बाद की जो वैल्यूज होंगी उन सब का मॉड 1 से बड़ा होगा। और वही बात अगर हम करें कि -1 से इधर जो वैल्यूज होंगी उनका भी मॉड 1 से बड़ा होगा, क्योंकि -2 -3 मॉड लेंगे प्लस हो जाएगा तो 2 3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मॉड x < 1 ले रहे हैं, इसके क्या निकल के आ रहा है, इससे क्या निकल के आ रहा है बच्चों, कि जो x होगा वो या तो 1 से बड़ा होगा, या तो जो x होगा वो -1 से छोटा होगा, ठीक। अब यहाँ इक्वलिटी लगी होती तो यहाँ भी आ जाता, बस इतना फर्क पड़ता, इतना फर्क पड़ता, यहाँ आ जाता तो यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता। तो देखिए रिवर्स हो गया। अगर मॉड x < 1 दिया था या इक्वल 1 दिया था, तो जो वैल्यूज थी यहाँ पर थी, बीच में थी। जैसे ही मॉड x ग्रेटर दे दिया, वैल्यूज
1 के राइट में चली गई, -1 के लेफ्ट में चली गई, यहाँ चली गई और यहाँ चली गई। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो एक बार समराइज कर देता हूँ कि यहाँ से मॉड की क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि मॉड x अगर लेस देन आर इक्वल्स टू के दिया है, इक्वलिटी आप समझिएगा, नहीं रहेगा तो इक्वलिटी नहीं आएगी। तो जो x होगा वो -k और k के बीच में होगा, और अगर मॉड x ग्रेटर आर इक्वल्स टू के दिया है तो या तो x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू के होगा, या तो जो x है वो -k से छोटा या इक्वल होगा। ये समरी है, ठीक। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए ऐसे फंक्शन का हम लोग डोमेन रेंज की बात करेंगे जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है, तो वहाँ से भी बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता रहेंगी तभी आप फटाफट अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, बहुत समस्या होगी। देखिए जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन उठा लें, आसान सा लेते हैं पहले, समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए f(x) बराबर दे दिया x - 2, x - 2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ मॉड x - 1। 2 बार मॉड लगा है, घबराना नहीं है, बस दिखने में ये सब हैं, इसे लगते बहुत आसानी से, बस बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो। इसका हमें डोमेन बताना है। चलिए डोमेन इसका मान लीजिए निकालना है। ठीक, अब डोमेन क्या होता है कि x की वो वैल्यू z के लिए y जो है वो फाइनाइट है। अब देखिए फाइनाइट कब नहीं आएगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। तो अगर हम रियल नंबर में से वो सारे x की वैल्यूज़ घटा दें जहाँ पर ये 0 होता है तो हमें डोमेन मिल जाएगा। तो पहले पता करना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ 0 हो सकता है। जहाँ जहाँ ये 0 हो सकता हो उसको निकाल देंगे। तो देखते हैं, इसको 0 के बराबर करके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ 0 होगा। अब किसी नंबर का, अब इसको एक नंबर की तरह देखिए, किसी नंबर का मॉड 0 है, मतलब क्या है कि वो नंबर 0 ही रहा होगा, अदरवाइज 0 हो ही नहीं सकता किसी नंबर का मॉड। किसी नंबर का मॉड तभी 0 होगा जब वो 0 हो। तो यहाँ से क्या है कि मॉड x बराबर 1। अब किसी रियल नंबर का मॉड 1 है, इसका मतलब क्या है कि x या तो 1 है या तो -1 है। इन्हीं दो केस में तो मॉड 1 आएगा। तो अगर हम रियल नंबर में से 1 और -1 को निकाल दें तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा फाइनाइट होगा, f(x) मतलब y। तो जो इसका बच्चों डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R में से 1 को निकाल दीजिए, -1 को निकाल दीजिए, डोमेन आ गया। कितना आसान है, यही प्रॉपर्टी, बस आपको छोटा सा कैलकुलेशन पता हो बस। चलिए और सवाल लेके आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पिकअप करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको दे दिया मॉड x - 1 अपॉन मॉड x - 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन y बराबर मॉड x - 1 अपॉन मॉड x - 2। इसका हमें डोमेन और रेंज दोनों बताना है, डोमेन और रेंज दोनों बताना है। ये चीज डोमेन, फिर से वही बात, वो सारी x वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन फाइनाइट हो। फाइनाइट कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो फॉर डोमेन हम डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और जहाँ जहाँ पर 0 हो रहा है उसको रियल से निकाल देंगे, प्रोसीजर सेम है। तो फॉर डोमेन हम नीचे वाले को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड x बराबर 2 मिल जाएगा। और मॉड x कब कब 2 होगा, जब x या तो 2 हो या तो -2 हो। इन्हीं दो केस में होता है। तो इनको रियल नंबर में से घटा देंगे तो डोमेन क्या मिल जाएगा, r - 2 -2। रियल नंबर में से 2 और -2 को हटा दिया, जो बचा हमारा वो डोमेन हो गया। बस सही। चलिए अब रेंज की बात करते हैं।
अब रेंज की बात करते हैं, जो मुख्य बात है। रेंज के लिए हमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर रेंज। चलिए कर दीजिए, y मॉड x माइनस 2y मॉड x माइनस 1। ठीक, चलिए यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। मॉड x को इधर लाइए, तो माइनस मॉड x, 2y को इधर भेज दीजिए, तो 2y माइनस, मॉड x कॉमन ले लेंगे और y माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से y के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है। मॉड x है ये, और जब कोई क्वांटिटी मॉड के अंदर है इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से y के विषय में क्या जानकारी मिली बच्चों, कि 2y माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। बात क्लियर है। अब बस यहीं से जो y का रेंज आएगा वही फंक्शन का रेंज हो जाएगा। फिर से अब यहाँ पर वी कर्व मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, y की 2 वैल्यू मिलेगी। जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 0 करने पर इसको 1/2 मिलेगी और इसको 0 करने पर 1 मिलेगी। तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। चेक हमें पॉजिटिव वाला करना है, तो इधर वाला रीजन मिल जाएगा, इधर वाला रीजन मिल जाएगा। मतलब क्या है कि y कहाँ कहाँ हो सकता है। y जो है हमारा, देखिए 1 हम ले सकते हैं कि नहीं, ये बात देखना है भाई। हम यहाँ क्लोज्ड बनाएं, मान लीजिए 1 के आगे 1 इन्फिनिटी करें या इसको ओपन करें, ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। अगर हम 1 ले लेते हैं y को, तो 1 माइनस 1 इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में जो y की वैल्यू आती है उसको हम ओपन लेते हैं, 1 को नहीं ले सकते, ये बात समझिएगा। क्योंकि 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0, मतलब इन्फिनाइट आ जाएगा। इसीलिए 1 पर हमने इंटरवल को ओपन कर दिया। और ऊपर वाले में कोई समस्या नहीं होती, 0 हो जाए या ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनियन 1/2 से पूरा इधर, तो 1/2 पर क्लोज्ड होगा, माइनस इन्फिनाइट से 1/2, माइनस इन्फिनाइट से 1/2, ये इसका रेंज आ जाएगा, ये इसका रेंज आ जाएगा। देखिए कितना अभी घबरा जाते हैं आप लोग, सवाल अगर आपको दे दिया जाए। लेकिन है बहुत ही आसान चीज़ें, बस आपको एक बार प्रोसीजर सीख लेना है कि कैसे लगाया जाए। एक फिक्स्ड स्टेप आपको पता चल जाए, ठीक है, इस प्रकार के सवाल दिखेंगे, हमें फटाफट इसी चीज़ को फॉलो कर लेना है, आ जाएगा। और देखिए सवाल मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, और भी क्वेश्चन लगा के दिखाता हूँ इसी टाइप के। तो सब वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, और बोर्ड में भी पूछता है। तो जब हायर चीज़ें आपको पता रहेंगी तो छोटी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्रयास करके इन सबको बढ़िया से समझिए। और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, देखिए, चलिए रूट वगैरह के अंदर ले लेते हैं। fx बराबर मान लीजिए आपको दिया है, तीसरा या चौथा सवाल जो भी होगा, fx बराबर रूट के अंदर है, डबल मॉड है ऐसे, -1 फिर -3, मॉड ऑफ मॉड x -1 -2 या -3 जो भी हो, ठीक है। इसका हमें डोमेन बताना है, इसका हमें डोमेन बताना है। तो डोमेन के लिए वो सारी x वैल्यूज जिसके लिए हमारा y एक्सप्रेशन जो है वो फाइनाइट है, रियल है। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा या 0 हो सकता है। तो फॉर डोमेन दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ये बात क्लियर है। 3 को इधर भेज दीजिए, ठीक। अब देखिए मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू के वाली प्रॉपर्टी लगनी है, इसको पूरे को x की तरह देखिए, मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू के। तो क्या होता है, x या तो k या k से बड़ा होता है, या x जो है वो -k से छोटा होता है, या -k के बराबर होता है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 3 है, मतलब ये जो मॉड x -1 है वो या तो 3 या 3 से बड़ा होगा, या जो मॉड x -1 है वो -3 या 3 से छोटा होगा। दो कंडीशन निकल के सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इन चीज़ को पहले आपको बता दिया कि आपको कठिनाई ना हो।
चलिए अब यहाँ से x पर कंडीशंस आ जाएंगी। ये क्या इंप्लाई करेगा कि मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू 4, 1 इधर आ जाएगा। और ये क्या इंप्लाई करेगा, मॉड x लेस आर इक्वल, ये आएगा तो -2 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर कंडीशन लग जाएगी मॉड x ग्रेटर आर इक्वल टू k का, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा। अच्छा देखिए ये चीज़ तो हो नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मॉड के अंदर की क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये कंडीशन तो यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ यही बचेगा कि मॉड x ग्रेटर आर इक्वल k। और इसी को हम दूसरे शब्दों में बच्चों कैसे कह सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा x या तो 4 या 4 से बड़ा होगा या -4 या 4 से छोटा होगा। मतलब या तो 4 से इन्फिनिटी होगा या तो यूनियन -∞ से -4 होगा। ये इसका डोमेन हो जाएगा। x की वैल्यू अगर इनके बीच में है तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है, कुछ नहीं यूज़ हो रहा, बस मॉड की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। और दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हमने बताया, अगर आपको तीनों बढ़िया से समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चंस को आप फटाफट लगा डालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ मॉडुलस का। ठीक, पहले आप उसको पॉज करके खुद लगाइएगा, उसके बाद हमारे से मैच कराइएगा। इससे पता चलेगा आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर से देखने की ज़रूरत है। चलिए अगला सवाल, चौथा या पांचवा जो भी होगा। अब हम ले लेते हैं रूट के अंदर मॉड x -1 अपॉन 3 माइनस मॉड x। ठीक है, y बराबर मॉड x -1 अपॉन 3 माइनस मॉड x। ये चीज़ आपको दिया है, डोमेन हमें निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक, चलिए मतलब x के लिए ही काम करना है, x की वैल्यू y के टर्म में नहीं निकालना, डोमेन में सिंपल सी बात होती है, x वैल्यूज हमें चेक करनी होती है। तो ये एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, जब पहली बात तो जो रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है डोमेन के लिए कि मॉड x -1 अपॉन 3 माइनस मॉड x मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर टर्म आता है तो उसको नॉन जीरो करना पड़ेगा डोमेन के लिए, अदरवाइज जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और 3 माइनस मॉड x को नॉन जीरो होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, और पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दो कंडीशंस यहां से निकल के आई। अब दोनों के अकॉर्डिंग हम x पर क्या कंडीशन आती है देख लेते हैं। ठीक, पहले इसको देखते हैं। ये नॉन जीरो मतलब मॉड x कभी भी 3 नहीं होना चाहिए, यही होगा। अब मॉड x 3 कब होगा, इसका मतलब x को ना ही 3 होना है ना ही -3 होना है। तो यहां से एक कंडीशन आ गई कि x 3 नहीं हो सकता है और -3 नहीं हो सकता है। यहां से देखते हैं, अब ये देखिए px अपॉन qx वे भी कर्व मेथड लगेगा, लेकिन वहां पर हमने आपको बताया था कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मॉड x -1 ही रहेगा, उस माइनस को नीचे भेज देंगे तो मॉड x -3 हो जाएगा और ये लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक कंडीशन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, आप क्रम से लिखिएगा, मैं इधर उधर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर वे भी कब मेथड लगाइए, फैक्टर्स को 0 के बराबर करेंगे, एक मॉड x की वैल्यू 1 मिलेगी, एक मॉड x की वैल्यू 3 मिलेगी। अब इसको हमें लेस आर इक्वल टू 0 चेक करना है, तो राइट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब जो मॉड x है, जो मॉड x है वो यहां पर होगा, वो यहां पर होगा 1 और 3 के बीच में। और 1 ले सकते हैं क्योंकि ऊपर है, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं, तो 1 पर इक्वलिटी आ जाएगी और 3 पर नहीं आएगी। यही हमारा क्या आ गया, डोमेन आ गया, कि वो सारी x वैल्यूज पॉसिबल होंगी जिसका मॉड जो है वो 1 और 3 के बीच में है ना। ध्यान से देखिए, अगर इसी को हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो इसी को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर चेक करिए, मान लीजिए 1 है, ये 3 है ना, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसका भी मॉड 1 और 3 के बीच में होगा, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी
उसका भी बाउंड 1 और 3 के बीच में होगा। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि जो x होगा वो कहाँ होगा, वो -3 तो नहीं लेंगे, -1 लेंगे, यूनियन 1 3। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। वो क्यों, इसको हमने ऐसे समझा दिया। ठीक, तो आई होप मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ आए एक बार आप और देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चीज़ें थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा सिर्फ कैलकुलेशन में, अगर कैलकुलेशंस आपको समझ में आ रही होंगी तो आप अच्छे अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चंस बोर्ड के तो बहुत आसान हो गए आपके लिए अगर आप इतना लगा लेते हैं। ठीक, तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले हम लोग फंक्शन को समझेंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और फिर ऐसे क्वेश्चंस का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, जैसे मॉड वाला आया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।